नमस्कार, आदाब दोस्तों। मैं सलाहुद्दीन नवीद रोशन राय के इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात शुरू करने से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा ऑटिज्म इंटरवेंशन या डेवलपमेंटल डिले का कोई इशू है, वो ठीक क्यों नहीं होता है। यहाँ पर अगर हम बिल्कुल सामान्य तरीके से सोचें तो हम उसी चीज़ को ठीक कर सकते हैं जिस चीज़ को हम अच्छे से समझ जाएं। तो क्या हम ऑटिज्म को समझ नहीं पाए हैं? क्या हम ऑटिज्म को अच्छे से समझ नहीं पाने की वजह से प्रॉपरली डील नहीं कर पाते हैं, प्रॉपरली इंटरवेंशन नहीं कर पाते हैं, प्रॉपरली उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं? ऑटिज्म एक पजल की तरह है जिसको सॉल्व करने के लिए उसको समझना बहुत जरूरी है। और ऐसा ही एक सुझाव, एक सवाल हमारे एक दोस्त ने भेजा है जो कि एक पालक भी हैं। आप लिखते हैं, सर कैन यू प्लीज मेक अ वीडियो विच कैन लेट पीपल नो दैट ऑटिज्म इज अ बिहेवियर और अ malfunction ऑफ ब्रेन, इट कैन बी अ मोस्ट knowledgeable इंफॉर्मेशन फॉर स्पेशल किड्स पेरेंट्स। दोस्तों, यहाँ पर उनके कहने का मतलब ये है कि क्या हम पेरेंट्स को ये बता सकते हैं कि ऑटिज्म एक बिहेवियर डिसऑर्डर है या एक हमारे मस्तिष्क का, हमारे ब्रेन का मेल फंक्शनिंग है। अगर हम ये समझा पाए तो हमें उस पजल को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। दोस्तों, उनके सुझाव और उनके सवाल को एक्सेप्ट करते हुए आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। बात शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिनको इसकी जरूरत हो सकती है। दोस्तों, ऑटिज्म क्या है? तो जैसा कि उन्होंने कहा है, ये एक बिहेवियर डिसऑर्डर है या एक प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है। तो दोस्तों, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं। ये बिहेवियर इशू है, लेकिन किस तरह का बिहेवियर है? ये सेंसरी बिहेवियर है, ये स्पीच बिहेवियर है, ये कम्युनिकेशन बिहेवियर है, ये सोशल बिहेवियर है। ये सबका मिला जुला रूप है और ये बिल्कुल सही है। लेकिन ये सवाल उठता है कि हम इसको ठीक कैसे करें। तो ठीक करने के लिए पहले आपको इसकी जड़ में जाना होगा, यानी प्रॉब्लम की जड़ में जाना होगा। ये समझना होगा कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, कैसे परवान चढ़ी और कैसे आज इस रूप तक पहुंची है। दोस्तों, सिंपली अगर हम कहें तो ये मेल फंक्शन ऑफ ब्रेन है, यानी हमारे दिमाग के सही तरीके से काम नहीं करने का नतीजा है। बिल्कुल है, लेकिन इसकी शुरुआत इससे पहले भी होती है और वो हमारे ब्रेन और हमारे सेंसरी ऑर्गन का मिला जुला रूप होता है, यानी जिसे हम सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर भी कहते हैं। यानी जब हमारे सेंसेस प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते। अब यहाँ पे सेंसेस का मतलब ये नहीं है कि जो ऊपर है वो नहीं, जो ब्रेन के अंदर है। तो अगेन इट्स अ माल फंक्शन ऑफ ब्रेन। अब हमारे सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर की वजह से जो इंफॉर्मेशन प्रॉपरली प्रोसेस होनी चाहिए थी वो नहीं होती है। नतीजा लर्निंग नहीं होती है और उसके बाद इन्वायरमेंट से जो भी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए थी या मिल रही है या उसमें कोई परिवर्तन होना चाहिए था वो भी नहीं होता है। और करेला नीम चढ़ा कि उस पर मोबाइल या स्क्रीन मिल जाता है, यानी कि एक या दो सेंसेस का एक्सेस इंफॉर्मेशन हो जाता है, बाकी सेंसेस पीछे छूट जाते हैं। तो यहाँ पर अगेन एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है जो कि डिसऑर्डर को बढ़ाता है। और यहीं पे ये गलतफहमी होती है कि ये वर्चुअल ऑटिज्म है, जबकि ऐसा नहीं है। अब जब सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर बढ़ते हैं तो वो दूसरी चीजों को भी प्रभावित करते हैं, यानी अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले लर्निंग अफेक्ट होती है। लर्निंग अफेक्ट होती है तो लर्निंग के बाद जो हमारा बिहेवियर इंप्रूव होना चाहिए, एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर लर्न हमको करना चाहिए, वो नहीं करता बच्चा। और जब वो अप्रोप्रिएट
लर्न नहीं करेगा, एज अप्रोप्रिएट नहीं सीखेगा तो पीछे रह जाता है। अब इसके साथ साथ ड्यू टू सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर बच्चा कुछ ऐसे बिहेव भी करने लगता है जो उसे नहीं करने चाहिए, जैसे स्टिमिंग, किसी भी तरह की स्टिमिंग हो या किसी भी तरह का दूसरा प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर हो, फिजिकल बिहेवियर हो, मोटर बिहेवियर हो, सेंसरी बिहेवियर हो, किसी भी तरह का कोई भी बिहेवियर हो सकता है। स्टिमिंग विजुअल हो सकती है, ऑडिटरी हो सकती है, ऑडिटरी मीन्स स्पीच से। तो यहाँ पर बिहेवियर एक की वर्ड है। कीवर्ड इसलिए है कि अगर हम बिहेवियर को समझ लेंगे तो हमें बाकी सारी चीज़ों को समझना आसान हो जाएगा और उसको सॉल्यूशन भी आसान हो जाएगा, यानी उस प्रॉब्लम को हम थोड़ा आसानी से सॉल्व करने के बारे में सोच सकते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि जब हम होलिस्टिक सोचते हैं तो हम होलिस्टिक सॉल्यूशन भी सोचते हैं। अब यहाँ पर हम शुरू से लेते हैं कि मान लीजिए सेंसरी प्रोसेसिंग से शुरू हुआ, तो हमें सबसे पहले सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर जो है उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चे को कोई भी सेंसरी इश्यूज नहीं रहना चाहिए, पर यहाँ फोकस सिर्फ सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी पे नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से जो नुकसान हो चुका है हमें उसे भी तो सुधारना है, और वो हम बाद में सुधारेंगे सोचकर हम समय खराब करते रहते हैं। हम ये सोचते हैं कि ओटी करा लिया, ओटी से सेंसरी इश्यूज ठीक हो जाएंगे तो बच्चा नॉर्मल हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। उसकी लर्निंग में जो गैप आ चुका होता है 1 साल का, 2 साल का या कुछ महीनों का, वो गैप उसको हमेशा परेशान करता है। तो उस गैप को भरने के बारे में भी हमें सोचना होगा। तो हमें यहाँ पर प्रॉपर बिहेवियर डेवलपमेंट, अब वो बिहेवियर कोई सा भी हो सकता है, प्रॉपर स्पीच बिहेवियर, प्रॉपर सोशल बिहेवियर, सोशल इमेज के लिए और प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए, एज वेल एज अपने सारे काम जो एक उस उम्र का बच्चा करता है वो सारे काम भी उसको आने चाहिए, तभी तो हम उसे नॉर्मल सी कहेंगे। तो यहाँ पर हमें बिहेवियर कीवर्ड को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए और सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी से शुरू करना चाहिए। जैसे जैसे सेंसरी इश्यूज खत्म होते जाएंगे, सोशलाइजेशन बढ़ेगा, कम्युनिकेशन बढ़ेगा, इंटीग्रेशन बढ़ेगा, फैमिली में उसको जो बेस्ट थेरेपेटिक एनवायरनमेंट दिया जा सकता है वो देना चाहिए। और जब ये सब कुछ बेस्ट होगा तो बच्चा ऑटोमेटिकली नॉर्मलसी में आ सकता है। जब ये इम्बैलेंस होगा, इम्बैलेंस मतलब अगर कहीं भी कुछ भी कमी रह जाती है तो बच्चे को इशू होगा। और जब हम होलिस्टिक प्लान नहीं करते हैं तो ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रहेगी। हाँ, अगर बच्चे को कोई और इशू नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बच्चे की 16 महीने की उम्र में पहचान लिया और जैसे ही पहचाना फौरन प्रॉपर थेरेपीज से मतलब यह है कि अगर सेंसरी इश्यूज हैं तो सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी। समटाइम्स हमने इसको सिर्फ पेरेंटल ट्रेनिंग से भी रिजॉल्व किया है, लेकिन हम ये कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पीटीपी पर्याप्त हो सकता है बच्चे को सेंसरी इश्यूज ज़्यादा हो तो सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, कम्युनिकेशन के लिए स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी ज़रूरी हो सकती है। हम कहाँ से इंटरवेंशन शुरू करें और कहाँ ख़त्म करें, कैसे उसको प्लान करें, सारी चीज़ें एक साथ करें या एक के बाद एक करें, ये तय करना होगा हमें असेसमेंट के बाद। और जब हम ये कर लेते हैं तब हम प्रॉपरली बच्चे को एज सून एज पॉसिबल इंटरवेंशन करके बाहर ला सकते हैं। और ऐसे हमारे पास कई एग्जाम्पल हैं। दोस्तों, यहाँ पर दोनों चीज़ जो हमारे मित्र ने सुझाई हैं, मेल फंक्शन ऑफ ब्रेन और बिहेवियर, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। और जिसने इनको समझ लिया और उस पर काम कर लिया वो अपने बच्चे को बाहर ला सकता है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंक्लूजन यानी समावेशीकरण यानी बच्चे का अपनी उम्र के हिसाब से, अपनी सेक्स के हिसाब से, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से बच्चों के साथ सामान्य तरीके से खेलना, पढ़ना, लिखना, मस्ती करना, शरारतें करना, झूठ बोलना सब होता है। और जब ये सब होता है तो हम मान लेते हैं कि बच्चा नॉर्मल है।
बच्चे को कोई डेवलपमेंटल इशू नहीं है, बच्चा ऑटिज्म से बाहर आ चुका है। अब दूसरी चीज, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी के बाद हम बच्चे के सारे एरियाज को फिर से एक बार असेस करेंगे, और यहां पर मैं कहूंगा कि बोलने पे फोकस मत करें, समझ पर फोकस करें। बच्चा कितना समझ रहा है, कितना कम्युनिकेट कर रहा है, चाहे वो नॉन वर्बल भी हो चलेगा, लेकिन एज अप्रोप्रिएट वर्बल करे, ये भी जरूरी है। तो यहां पर अगर कुछ पीछे है तो कोई बहुत इशू नहीं है बोलने में, लेकिन समझ में नॉर्मल होना चाहिए। रिसेप्टिव लैंग्वेज यानी समझ में आने वाली भाषा सामान्य होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो सबसे पहले उस पर काम करें। सबसे पहले से आशा ये नहीं है कि सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी से भी पहले नहीं, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी के बाद स्पीच पे काम करें। और सबसे बेस्ट ये होगा कि अगर हम असेसमेंट के हिसाब से प्लान करें, यानी पेरेंटल ट्रेनिंग, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, एडीएल ट्रेनिंग, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी, जो भी जितनी भी ज़रूरत है उतना दें। यह कभी भी ये कहने का मतलब नहीं होता है कि सबको फुल फ्लैश में करना है, नहीं, सबको ज़रूरत के हिसाब से करना होता है, यानी जिसकी जितनी ज़रूरत है उतना करना है। क्योंकि हमारे पास कुछ पेरेंट्स ऐसे भी आते हैं जो अपने बच्चे को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे होते हैं, मामूली सी गलतियां हो रही होती हैं और उनको ठीक किया जा सकता है, तो उनको ठीक करने में मुश्किल से 2 या 4 दिन लगते हैं और वो ठीक हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स ऑलरेडी बहुत समझदार होते हैं, बहुत एक्शन अपने लेवल पर वो ले चुके होते हैं, प्रॉपरली एक्शन ले चुके होते हैं और बच्चे को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर चुके होते हैं। तो वहाँ पे सिर्फ सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वो बहुत कम सेशंस में हो जाता है। अब यहाँ पर हमें हर बिहेवियर डिसऑर्डर, अब बिहेवियर डिसऑर्डर से आशा फिर अगेन कह रहा हूँ कि स्पीच बिहेवियर भी हो सकता है, बिहेवियर इश्यूज भी हो सकते हैं, सोशल बिहेवियर भी हो सकता है, लर्निंग बिहेवियर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमें सबको एक साथ लेकर समझकर काम करना चाहिए। जहां हमने अपने दिमाग को संकुचित किया, यानी कि सिकोड़ा, रिजर्व किया, बहुत लिमिटेड किया कि नहीं बोल नहीं रहा इसलिए सिर्फ स्पीच करा लो, गलत है। वो तो सिर्फ स्ट्रीमिंग करता है, वो तो ऐसा करता है तो सिर्फ ओटी करा लो, गलत है। उसको पढ़ना लिखना सिखाना चाहिए, पढ़ना लिखना सिखाना है तो चलो स्पेशल एजुकेशन चालू कर दो, गलत है। कोई भी चीज तब होनी चाहिए जब उसकी जरूरत हो, और तब तक होनी चाहिए जब तक उसकी जरूरत है। और इस बीच में हमेशा ये कोशिश होना चाहिए कि उसका नेचुरल एनवायरनमेंट में एबिलिटी बढ़ती जाए, उसके फैमिली एनवायरनमेंट में, उसके सोशल एनवायरनमेंट में वो एबिलिटी उसकी बढ़ती जाए, ना कि थेरेपी सेशंस में एबिलिटी बढ़े। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि अक्सर पेरेंट्स ये कहते हैं कि थेरेपी सेशन में तो ये सब कर लेता है, लेकिन घर में कुछ नहीं करता। इसका अर्थ ये है कि प्रॉपर थेरेपीज नहीं हो रही हैं, या तो थेरेपिस्ट आपके कमजोर हैं या आप कमजोर हैं। दो में से कोई एक वजह है कि बच्चा अपने परफॉर्मेंस को रिपीट नहीं कर रहा है, बढ़ा नहीं रहा है, बढ़ाना चाह नहीं रहा है। और यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिहेवियर थेरेपी, जो कि पेरेंटल ट्रेनिंग का एक हिस्सा होती है। बच्चा अगर एक जगह कर रहा है तो दूसरी जगह भी करना चाहिए, उसमें क्षमता तो है, तो क्यों नहीं कर रहा है, कैसे करेगा, उसके लिए क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हमें सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए। और जब हम पर्टिकुलर इंटरवेंशन करेंगे तो सक्सेस रेट 100% हो जाता है। दोस्तों, ये समझना कि बच्चे का इश्यूज क्या है, कितने हैं, कैसे हैं, इसका एक तरीका तो यह है कि आप अपना नॉलेज हमेशा अपडेट करते रहें। एक सिम्टम, एक प्रॉब्लम के कई वजह हो सकती हैं, हर वजह को समझने का कोशिश करें, हर वजह को जानने की कोशिश करें, उसका सॉल्यूशन जानने की कोशिश करें, और फिर ये सोचें कि अपने एनवायरनमेंट में वो कौन सा अप्लाई होता है। क्योंकि जो बताया गया है वो ज़रूरी नहीं है कि आप पर अप्लाई हो, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है।
और ऐसा मैंने कई बार कहा है कि अगर कोई पेरेंट्स ये शेयर करता है यूट्यूब पे या कहीं भी कि मैंने अपने बच्चे को ये खिलाया था तो वो ठीक हो गया, कभी मत खिलाइए, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जो उस बच्चे ने खाया था वो आपके बच्चे को फ़ायदा नहीं, नुकसान भी देगा या नुकसान भी दे सकता है। और ऐसा भी हुआ है, किसी बच्चे को फ़ायदा होता है, किसी को नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि किसी बच्चे की नीड अलग होती है और किसी की अलग होती है। यानी कि हम सभी बच्चों को एक तराजू पर नहीं तोल सकते हैं। हर बच्चा अलग है, यूनिक है, हर फैमिली यूनिक है, मदर फादर यूनिक है, तो फिर ट्रीटमेंट एक कैसे हो सकता है? यहाँ पर हमें बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से होलिस्टिक इंटरवेंशन प्लान करना चाहिए और उस पर फोकस रहना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है आप हमारी बात को समझ पाए होंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सके जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। दोस्तों, आप देखते रहिए रोशन राहें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।